मोस्ट डेवलप्ड नेशंस लाइक अमेरिका में एक बात कही जाती है और वह सेलिब्रिटीज़ को लेकर होती है। हमारे देश में जब हम सेलिब्रिटीज़ की बातें करते हैं तो वह आमतौर पर फिल्म स्टार्स की बातें होती हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए जिनको सेलिब्रिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें और किसी बिजनेसमैन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम जहन में आता है जिन्हें इस देश ने एंड देश के लोगों ने बिजनेसमैन होने के बावजूद सेलिब्रिटी का दर्जा दिया, और वह पर्सन कोई और नहीं रतन टाटा थे। रतन टाटा भारत के रतन, जिनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बढ़ते उम्र में होने वाली बीमारियों के कारण हुई, और देश ने इंडस्ट्रीज की दुनिया के एक सेलिब्रिटी को, सबसे बड़े दानवीर, एक नेक रहमदिल इंसान को खो दिया। इतने सारे पैसे का मालिक एक आम जिंदगी जीता है, इवन लास्ट टाइम तक कोई दिखावा नहीं, और अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट देश के लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है। ना तो यह कोई आम बात है और ना ही कोई आम इंसान ऐसी कार्य कर सकता है। चलिए आज सर टाटा के शुरू से अंत तक की कहानी जानने का प्रयास करते हैं। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक संवेदनशील, दूरदर्शी और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उनका जीवन भारतीय व्यापार जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध टाटा परिवार से आते थे। उनके भारतीय उद्योग जगत में अभूतपूर्व योगदान रहा है। भारत रतन टाटा के पिता नवल टाटा, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा गोद दी गई संतान थे। टाटा परिवार में व्यवसाय और समाज सेवा की परंपरा रही है, जिसे रतन टाटा ने बखूबी निभाया। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वे करीब 10 वर्ष के रहे होंगे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी देखरेख उनकी दादी नवाबजबाई टाटा ने की थी। उन्होंने रतन टाटा को सिखाया था कि सफलता केवल धन या शक्ति से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह उस सकारात्मक प्रभाव से नापी जाती है जो हम समाज पर डालते हैं। भारत रतन टाटा की दादी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और उन्होंने उन्हीं के सिखाए मूल्यों के आधार पर अपनी जीवन और करियर बनाया था। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। भारत रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स पूरा किया था। रतन टाटा का झुकाव आर्किटेक्चर की ओर था, लेकिन किस्मत उन्हें व्यवसाय की ओर ले आई। शिक्षा पूरी करने के बाद वे टाटा समूह में शामिल हो गए थे। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर काम करने का मौका मिला था। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा था, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें व्यवसाय की जमीनी हकीकत समझाने में मदद की, और उन्होंने यह सीखा कि एक सफल
नेता, सफल लीडर, सफल इंसान को हर स्तर पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ बनता है। Now we are going to see about टाटा समूह में प्रवेश उन्हें कैसे मिली और किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में प्रवेश लिया। प्रारंभ में उन्हें समूह की विभिन्न कंपनियों में काम करने का मौका मिला और व्यवसाय की बारीकियों को समझने का मौका मिला। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समूह के पुराने और पारंपरिक नेतृत्व के बीच अपनी पहचान बनाना। 1991 में जब उन्हें टाटा सन्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तब उन्हें एक बड़े और विविध समूह को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। टाटा समूह उस समय 100 से अधिक कंपनियों का समूह था जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही थी। रतन टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस कंपनियों को एकजुट करना और उन्हें एक संगठित और मजबूत व्यावसायिक इकाई में बदलना। Now we are going to see about नेतृत्व की शैली और दृष्टिकोण। रतन टाटा का नेतृत्व शैली हमेशा एक दूरदर्शी और नवाचारी रहा है। उन्होंने हमेशा यह विश्वास किया कि एक कंपनी का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी आनी चाहिए और जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण टाटा समूह की हर परियोजना में देखने को मिला था, चाहे वह टाटा नैनो का निर्माण हो जो आम आदमी के लिए एक किफ़ायती कार थी, या फिर टाटा ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का विस्तार हो। रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक भलाई को अपने व्यावसायिक निर्णयों के केंद्र में रखा था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े निर्णय लिए। सबसे महत्वपूर्ण था कंपनी के भीतर केंद्रित नेतृत्व की स्थापना करना। पहले टाटा समूह की कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम करती थी, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने समूह की कंपनियों को एक मजबूत नेतृत्व के तहत लाने का प्रयास किया, ताकि सभी कंपनियां एक समान दृष्टिकोण और दिशा में काम कर सके। इसके लिए उन्होंने कई पुराने प्रबंधन ढांचाओं में बदलाव किए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा और कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े, पर उन्होंने यह सभी को बहुत अच्छे से हैंडल करा। टाटा समूह का वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की थी, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में समूह की कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण के लिए, जिसमें प्रमुख थे टेटली टी, कोरस्टल और जगुआर लैंड रोवर। टेटली टी का अधिग्रहण रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम था। वह उस समय का सबसे बड़ा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था और इससे टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। इस अधिग्रहण ने टाटा टी को एक वैश्विक कंपनी के रूप में स्थापित किया था। नंबर सेकंड इज कोरस स्टील। टाटा स्टील का कोरस स्टील का अधिग्रहण भारतीय इस्पात उद्योग में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह सौदा टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी में से एक बना दिया और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर बड़ी डील्स कर सकती है और करने में सक्षम हैं। नंबर थर्ड इज जगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर्स का अधिग्रहण भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह सौदा उस समय के लिए साहसिक कदम था, क्योंकि दोनों ब्रांड्स उस समय घाटे में चल रहे थे, लेकिन टाटा मोटर्स ने उन्हें सफलतापूर्वक
पुनर्जीवित किया और आज जगुआर लैंड रोवर्स मोटर्स के सबसे अच्छे, सबसे लाभदायक ब्रांड में से एक हैं। यह अधिग्रहणों के माध्यम से रतन टाटा ने यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है और सफल भी हो सकती है। टाटा नैनो एक सामाजिक मिशन। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो का निर्माण किया था, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। टाटा नैनो का विचार रतन टाटा का था और इसका उद्देश्य था भारत मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को एक किफ़ायती कार उपलब्ध कराना। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया और यह कार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति का प्रतीक बना। हालांकि टाटा नैनो को बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका सामाजिक महत्व बहुत बड़ा था। रतन टाटा का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक सस्ती और विश्वसनीय कार उपलब्ध कराना था। Now we are going to see about परोपकारी कार्य और समाज सेवा। What social work he had done? रतन टाटा का मानना था कि एक व्यवसाय को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया, जो कि कोई आम बात नहीं था, ना ही उस समय के लिए और ना ही इस समय के लिए। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को समर्थन दिया। रतन टाटा की समाज सेवा की प्रतिबद्धता केवल भारत तक सीमित नहीं रही थी, वे वैश्विक परोपकारी संगठनों और अभियानों में भी शामिल रहे। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और पेयजल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। Now we are going to see his personal life, व्यक्तिगत जीवन and his calmness. रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। वे एक निजी व्यक्ति और अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक रूप से साझा करना पसंद नहीं करते थे। He never show off. उनका जीवन सादा और अनुशासित रहा था। वे अविवाहित थे और अपने जीवन को समाज सेवा और टाटा समूह के प्रति समर्पित कर दिया। He was unmarried and इसकी अलग कहानी है कि वो अनमैरिड क्यों थे। उनकी सादगी और विनम्रता उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है, आदर्श लीडर बनाती है। वे हमेशा यह मानते हैं कि एक सच्चा लीडर को अपने कर्मों से नेतृत्व करना चाहिए, न ही कि शक्ति या संपत्ति का प्रदर्शन करके। उनके पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार, कई डिफरेंट प्राइजेस और सम्मान प्राप्त हुए थे। भारतीय सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और मानक उपाधियों से भी नवाजा गया था। His successor, उनका उत्तराधिकार और टाटा समूह का भविष्य। Now we are going to say about this part. रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली थी। उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी ही सक्सेसर चुना था, लेकिन 2016 में मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद रतन टाटा को कुछ समय के लिए फिर से टाटा समूह का नेतृत्व संभालना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने टाटा समूह के लिए एक नया उत्तराधिकारी, नया सक्सेसर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके परिणाम स्वरूप नटराज चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा अब टाटा
ट्रस्ट के माध्यम से अपने समाज सेवा के कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन, हम उनके जीवन से क्या सीखते हैं? रतन टाटा का जीवन और कार्य एक प्रेरणा था, प्रेरणा है और प्रेरणा रहेगा, न केवल व्यावसायिक दुनिया के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारतीय और वैश्विक व्यापार जगत में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। उनके नैतिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने उन्हें एक ऐसा नेतृत्वकर्ता बनाया, एक ऐसा लीडर बनाया जिसकी मिसाल दी जाती है और हमेशा दी जाएगी। उनकी परोपकारी सोच और समाज सेवा की प्रतिबद्धता उन्हें एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करते थे। रतन टाटा का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो यह सिखाती है कि व्यापार और मानवता को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है।